Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Amandeep Kaur. India has set an ambitious target to generate 100 gigawatt of energy from nuclear power by 2047. इस एम को अचीव करने के लिए क्या हमें जो फॉरेन न्यूक्लियर सप्लाईज हैं उन पे डिपेंड रहना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाहर से इंपोर्ट करने चाहिए, या फिर इंडिया में इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज को बेटर करना चाहिए? ये डिस्कशन न्यूज़पेपर्स में है. पर्टिकुलर आर्टिकल इज बेसिकली कवर्ड बाय फॉरेन एम्बेसडर मीरा शंकर, जिन्होंने बात करी है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस की ओर जाना चाहिए अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर सेफ्टी को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इंडिया के कंसर्न में, जो ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो डिस्कशन चल रही है. तो इसके रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स डिस्कस करे गए हैं आज ही हम डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द वेरी बैकग्राउंड ऑफ द न्यूक्लियर जर्नी ऑफ इंडिया. इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब करा? 1974 में. हम सब जानते हैं अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. ठीक है, अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 1, राजस्थान. सो उससे पहले 1972 में जब स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है, इंडिया सिग्नल तो दे के आया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर टेस्ट का. उस टाइम पे दुनिया के लीडर्स इकट्ठे हुए थे डिस्कस करने के लिए कि डेवलपमेंट तो हो रही है बट एनवायरनमेंट सफ़र कर रहा है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए. तब बोला गया कि इंडिया में कोयला बहुत जलाया जाता है, पोल्यूटिंग नेशन है, तो हमने बोला कि हमें एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दीजिए. इंडिया में गरीबी बहुत है, हमें एनर्जी चाहिए, हम कोयला जलाना बंद नहीं कर सकते. बेसिकली वहाँ पे हिंट दिया गया था फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. जब हमें बाहर से हेल्प नहीं मिला तो हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, पोखरण 1. ठीक है, राजस्थान में करा, 1974 में करा. ऑब्वियसली पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड होगा इस बात से खुश नहीं होगा. बहुत से देशों ने, यूएसए, कनाडा, मल्टीपल नेशंस प्रोवाइडेड लाइक दे जस्ट इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया. राइट, ये हमारे साथ हुआ. राइट, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करने को मिली. जो यूरेनियम, जो मेन न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम U-235, वो हमें इंपोर्ट करना, मतलब हमें इंपोर्ट नहीं कर पाए, रिस्ट्रिक्शंस लगी. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम बाहर से नहीं ले पाए. स्टार्टिंग में कनाडा, यूएसए ने हेल्प करी है, वो नहीं मिली. ठीक है, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी हमें उसका एक्सेस नहीं मिला. और जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बन गया था. ठीक है, हमारे टेस्ट का एक बैकग्राउंड ये भी था कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना 1974 में ही हमारे खिलाफ. ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज, एक ही देश है जिसको इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर वेवर है, वो भी हमें. राइट, चलो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बन गया तो हमें रिस्ट्रिक्टेड होगी पूरी पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये हमें समझ आया, जिसकी वजह से इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या कर गया, यहाँ पे स्लो डाउन कर गया. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात मेंशन करना चाहूंगी, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, वी शुड रिमेंबर द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, होमी जहांगीर बाबा. ठीक है, बैक टू टॉपिक. 2008 में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी स्टोरी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट आता है. 2008 में पहला देश यूएसए हमारे साथ जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो साइन कर लेता है. ठीक है, इंडिया यूएसए न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइंड एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग, जिसकी वजह से हमें यूरेनियम इंपोर्ट होने लग गया, हमें पार्टिसिपेट करा न्यूक्लियर ट्रेड में. ठीक है, हमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने वेवर प्रोवाइड करा. ठीक है, एंड जो ग्लोबल फ्यूल मार्केट्स हैं न्यूक्लियर, उनको भी हम एक्सेसिबल कर पाए. तो ये चीज़ें चेंज हुई. राइट, बट स्टिल नो डाउट हमें चीज़ें बेटर मिली. बट अगर बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, ओवरऑल टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट की, वो बहुत कम थी, बिकॉज हम फॉरेन नेशंस पे अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फॉर न्यूक्लियर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स ऑल्सो. ये जर्नी है, ऑल्दो बेटर हुआ बट स्टिल डिपेंडेंसी तो अभी है. ठीक है जी, ओके, ये बात हम समझे हैं. आगे चलते हैं. अब बोलते हैं ना कि जब आपको रोकने की कोशिश करी जाए, आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाए, तो दिमाग कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है. सैंक्शंस ऑल्दो वर नेगेटिव बट उन्होंने हमारे देश को बहुत हेल्प करा. ठीक है, तो बेसिकली इन सैंक्शंस की वजह से ही क्या हुआ कि हमें खुद काम करना पड़ा. हम समझते हैं ना कि जब चीज़ें बाहर से आना रुकी, कोविड का ये भी एक इम्पैक्ट है कि बहुत देश सेल्फ रिलायंट हुए हैं. राइट, जब बाहर से हमें सैंक्शंस मिली तो इंडिया को पुश करा फॉर सेल्फ रिलायंस के हम बाहर डिपेंडेंसी क्यों बढ़ाएं, हम न्यूक्लियर एनर्जी खुद के बल पे बना सकते हैं. ये हमें चेंज देखने को मिला इन दी आइडियोलॉजी. तो इंपोर्ट्स कम करेंगे. ठीक है, हम लोगों ने इंडिजीनियस डेवलपमेंट करनी शुरू करी, टेक्नोलॉजीज हमने इंडिया में बनानी शुरू करी. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग रिएक्टर्स, इंडिया टर्न्ड टू इट्स ओन रिएक्टर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन. ठीक है, तो ये हमने करने की कोशिश करी, ये आपके सामने है. तो इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन है हमारे पास. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ था, उसके थ्रू हमने इसको कमीशन आउट करा. ठीक है, फिर हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आया एंड एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये हमारे पास आया. तो इन चीज़ों ने, इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस ने जो जर्नी है उसको थोड़ा सा स्मूथन करने की कोशिश करी. ठीक है जी, अच्छा, अब
इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे हम आते हैं। उससे पहले ना ये डेवलप हम कर पाए, क्यों कर पाए? बिकॉज इंडिया में अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स से बात करूं, इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका खर्चा यूएसए में तकरीबन $15,000 आएगा, इंडिया में दैट इज जस्ट $1,700। फ्रांस की बात करूँ नियर अबाउट $5,500। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। बिकॉज हमारा खर्चा हम कम में ज़्यादा करना जानते हैं ओवरऑल, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और अब ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो डिस्कस था आर्टिकल में कि इंडिया को ना क्यों नहीं इंपोर्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे आप बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंपोर्ट करते हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाहर से इंपोर्ट होंगे ना तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी होगी, ठीक है, स्टिल वो जो आपकी डिपेंडेंसी है वो रह जाएगी। और जो टेक्निकल वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, टेक नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसके गहरे में हम फिर आ जाएंगे जो हम नहीं चाहते। तो इंडिया शुड मेक इट्स ओन टेक्नोलॉजीज, हम बना भी रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है उसकी बात हुई है, डेवलप्ड कौन सी हैं और कौन सी हमें डेवलप करनी चाहिए, इसकी डिस्कशन यहाँ पे है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखते हैं, सबसे बेस्ट और टेस्टेड टेक्नोलॉजी इंडिया की है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो यूजली जो हमारे पास मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में रन कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ होता है। 220 मेगावाट का भी है, 500 मेगावाट की भी है, अभी 700 मेगावाट का रिएक्टर भी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, जिसमें जो नेचुरल यूरेनियम यूज़ करा जाता है, इनरिच नहीं करा जाता, तो खर्चा कम आता है, ठीक है। उसकी वजह से कम्प्लीटली इंडिजीनियस है और इसको हैवी वाटर इसमें एज अ कूलेंट जो है यूज़ करा जाता है, ठीक है। और प्रॉपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर का सिस्टम है उसमें कंट्रोल, जैसे कंट्रोल रॉड्स होती हैं, इस तरीके से कंट्रोलिंग के लिए जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रेशर हैवी वाटर है, हैवी वाटर मतलब वहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली इंडिजीनियस है, ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी यू कैन से इन इंडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसके बिना हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट स्टेज तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, सेकंड इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें प्लूटोनियम हम यूज़ करते हैं, प्लूटोनियम ज़्यादा जनरेट करा जाता है, जिसको आगे थर्ड स्टेज में लेके जाएंगे जब थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। सेकंड स्टेज इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हम तमिलनाडु कलपक्का में इसका प्रोटोटाइप है जो रेडी कर चुके हैं, ये प्रोसेस करना शुरू हो चुका है, ठीक है, इसकी जो कोर लोडिंग है वो शुरुआत हो चुकी है, राइट। सो इसमें फास्ट ब्रीडर का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा फ्यूल बनाता है जितना वो कंज्यूम करता है, ठीक है, एंड इसमें प्लूटोनियम यूज़ होता है, इंडिया के 3 स्टेज प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, एंड कहीं ना कहीं जो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स हैं उनको यूटिलाइज करने का ये तरीका है। फाइनली वो स्टेज 3 पे हम उसको लेके जा पाएंगे, ठीक है। तो कलपक्कम में ये रेडी हो चुका है, राइट। तो ये 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया में सक्सेसफुल यूज़ हो रही हैं। उसके बाद है लाइट वाटर। लाइट वाटर रिएक्टर में क्या होता है, हैवी वाटर शायद आप समझते हो ड्यूटेरियम यूज़ होता है ना, D2, यहाँ पे नॉर्मल वाटर H2। लाइट वाटर जो नो डाउट इंडिया में है बट इतना यूज़ नहीं होता, महंगा भी है क्योंकि ना इसमें ना इनरिच्ड यूरेनियम यूज़ होता है। ओवरऑल दुनिया की बात करूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ज़्यादातर कौन से हैं, लाइट वाटर हैं, इनरिच्ड वहाँ पे जो यूरेनियम है वो यूज़ होता है। इंडिया में अभी ये इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, बिकॉज एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशो है वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी है ना, आपने कई बार सुना होगा ईरान के केस में 20% से कम को हम लो इनरिच यूरेनियम बोलते हैं, उससे ज़्यादा करोगे तो बाहर सैंक्शंस लगना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। इनरिचमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो लाइट वाटर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में कम पाए जाते हैं। ये भी स्पेशली डिस्कस करा गया है कि इंडिया को जो लाइट वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज डिस्कस इन दी आर्टिकल, ठीक है। तो 2 हमारे पास काफ़ी रेडी हैं, तीसरे पे हमें काम करना है, ठीक है जी, ओके। सो इंडिया की अगर हम बात करें, हमने जैसे पहले डिस्कस करा, टारगेट हमारा है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी में चाहिए बाय 2047, राइट। इसको अचीव करने के लिए हमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलेगा, आपको प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड बी गोइंग फॉर शांति एक्ट जो भी पास हुआ है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर जो एक फील्ड है, एटॉमिक
एनर्जी का फील्ड वो ओपन कर दिया गया है। जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, राइट। एंड जो लॉज हैं बेसिकली शांति एक्ट ने रिप्लेस करा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड जो नेशनल सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 पर्टिकुलर एक्ट्स को रिपील करा गया है, रिप्लेस करा गया है बाय शांति एक्ट। तो ये आप जरूर पढ़ो, जिसके में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात हुई है, तो ये डिस्कस वही कर रहे हैं। अच्छा, अब प्राइमरी स्ट्रेटजी यही है कि हमें न्यू प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे। वी नीड दी सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने स्पेस को ओपन करा है बाय नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023। अब यहाँ पे ना एक बात हुई है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, राइट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत बात हो रही है। इंडिया ने नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च करा था बजट में पिछले साल, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया 5 न्यूक्लियर जो SMRs बनाएगा बाय 2033, इंडिजिनियसली बिल्ड करेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या? सेम न्यूक्लियर रिएक्टर है, बट उसकी कैपेसिटी को लिमिट कर दिया गया है। मतलब आप छोटे लेवल पे बड़ा रिएक्टर बना रहे हो। कितना? 30 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट की कैपेसिटी के जो रिएक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इंडिया का नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी आप याद रखोगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने काफ़ी बात करी है, रशिया बना रहा है, अर्जेंटीना बना रहा है, चाइना ने डेवलप कर लिया, रशिया ने डेवलप कर भी लिया है, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो उसका वही कि फुटप्रिंट कम है, आपका खर्चा कम है, और दूसरा उसको प्रोलिफरेशन के जो खतरे हैं वो कम है। तो इस वजह से हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना जो ऑर्डर का थोड़ा पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखो, ऑल्दो SMR इज अ गुड थिंग बट इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, राइट। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हमें SMR के नहीं अभी मिले हैं, एंड कमर्शियली डिप्लॉय होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, बहुत कम है बिकॉज अभी, ठीक है। एंड अनप्रूवन फॉरेन डिजाइन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू गो फॉर SMR, मेक योर ओन वन, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन वन। दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो हमें अपना खुद का स्मॉल रिएक्टर बनाना पड़ेगा बाय डोमेस्टिक एक्सपर्टीज, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ओवरऑल खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था विद डाटा। तो दिस इज व्हाट इज डिस्कस्ड बाय द ऑथर इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। हाँ जी, अब एक जो मुद्दा बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड है दैट इज बेस्ड ऑन द सेफ्टी। चेर्नोबिल जो डिज़ास्टर है उसके बारे में सबको पता है। डिज़ास्टर के बाद जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था पूरी दुनिया में, जो एक तरीके का जर्नी था देशों की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साइड में, वो कम हो चुकी थी। एंड डेकेड्स लगे दोबारा से ठीक करने के लिए, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करे थे, एंड एक डर का माहौल है। अगर आज आप नॉर्मल जाके कहीं बोलोगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाने वाले हैं, तो लोगों के मन में डर आएगा, एंड दे विल नॉट सपोर्ट दैट, बिकॉज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ डर, एक रिस्क जुड़ा ही हुआ है। हमें बात समझते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो हमने अभी तक तो जो अच्छे मेंटेन रिकॉर्ड करे हुए हैं, ठीक है, और बट जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार के हाथ में तो वो अलग बात थी, नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज कमिंग इन, यू हैव टू हैव केयर, टेक केयर ऑफ द सेफ्टी वेरी मच, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक भी सिंगल एक्सीडेंट इंडिया में हो गया ना, उसने पब्लिक का कॉन्फिडेंस खराब कर देना है, और जो इंडिया की जर्नी है उसको बहुत स्लो डाउन कर देगा। बिकॉज आज लोग ज़्यादा अवेयर हैं, विच इज़ गुड थिंग। तो आजकल बहुत थोड़ा भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहीं पे भी कोई हानि होती है तो दैट विल गिव दी कॉन्सिक्वेंसेस जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? प्रोसेस शुड बी ग्रेजुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केयरफुली कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस, कोई ऐसे हैजार्ड नहीं चलेंगी चीज़ें, ठीक है। रिग्रेस सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी को प्रायोरिटी बना देना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप न्यू रिएक्टर की बात करते हो, ठीक है। जो न्यू कंपनीज हैं उनको प्रोजेक्ट्स इनिशियली लिमिट करने चाहिए आपको, कि भाई आपको प्रोजेक्ट दे रहे हो, उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस देखो, धीरे धीरे करके प्रोलिफरेशन से हमने बचना है, ठीक है। और ठीक है, जो सेफ ऑपरेशन हैं, जिन्होंने प्रॉपर क्लियर सेफ्टी जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करी हुई हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, रिकॉर्ड्स है, वो बिल्कुल क्लियर हैं, उनको ही प्रोजेक्ट ज़्यादा देने चाहिए। इन्हीं कारणों की वजह से हम जाकर 100 गीगावाट की एनर्जी जो है वो कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल व्हाट इज़ द करंट कैपेसिटी, कितना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं,
If you don't have idea, just go to PIB or other source. Do let me know in the comment section. I'll wait for your answers. So hope you get this point. This is very interesting topic and आपको पता होना चाहिए if you're preparing for any exam, UPSC or state services, or as a common man of this India, we should understand the aim of country. We want to produce electricity because यही electricity है जो हमारे घरों में हमें आती है, जिसकी वजह से हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले पा रहे हैं. ठीक है. So this is all for today. Thank you so much.